हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? आई थिंक अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आप लोग क्लास में पढ़ के आते होगे, तो फिर आप लोग यूट्यूब पे भी वो चैप्टर पढ़ लेते होगे, तो काफ़ी आप लोग को समझ आ जाता होगा, राइट? और हाँ, आपको करना भी चाहिए ये। जब आप क्लास में पढ़ कर आओ चैप्टर, तो आपको यूट्यूब पर भी देख लेना चाहिए एक बार, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है, राइट? तो आपको पता है हमारा जो चैनल है उसपे एनसीईआरटी बुक्स पढ़ाई जाती है चैप्टर बाय चैप्टर, ओके। और वो भी आपके सारे एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं यहाँ पर, ओके। और जो एनसीईआरटीज़ हैं वो आपको पता है ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, राइट? तो वो लोग भी जो यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लाइक आरओ एआरओ और सी टेट यूपी टेट, उसमें भी जो एसएसटी आता है, सोशल स्टडी, और जो जीएस में भी हमारे सारे सब्जेक्ट में मोस्टली हमारे एसएसटी ही होती है, राइट? ये हमारे जो मेन सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, राइट? इन सब के कॉन्सेप्ट क्लियर होना हमारे लिए हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, राइट? तो जो कि होता है कि एनसीईआरटी बुक से ही हमारे सारे मोस्टली कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है? तो हम अपने चैनल पे एनसीईआरटी की सारी बुक्स की सीरीज़ कराएंगे, और हमारे चैनल में करंट अफेयर्स भी आने वाला है, और हम लोग जीएस भी स्टार्ट करने वाले हैं, राइट? तो धीरे धीरे हम लोग सब कुछ डाल रहे हैं, जिससे कि आपका काफ़ी प्रॉफिट हो, आपको फ़ायदा हो, और आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा कर सको, राइट? तो हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ओके। बाद की बातें हम आगे करते चलेंगे। जो भी आपको पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, राइट? ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले चैनल को थोड़ा लाइक कर दीजिए, और अपने किसी भी फ्रेंड को आप लोग शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करो, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर में हमने क्या किया था। हम जो सेकंड चैप्टर कर रहे थे, हम हाफ चैप्टर कर चुके थे, और आधा चैप्टर हम आज कंप्लीट करेंगे और फिनिश कर देंगे आज, ओके। और थोड़ा जल्दी स्टार्ट करके, थोड़ा मैं ये जो पैरा है ना, इसको मैं पढ़कर फिनिश कर दूँगी और आपको एक्सप्लेन करती चलूँगी, ठीक है? ओके, लेट्स स्टार्ट। घरेलूकरण की प्रक्रिया, ये जो था ना, कैसे घरेलूकरण कैसे डेवलप हुआ हमारे हिस्ट्री में, ओके। आखेट से हम खाद्य संग्राहक कैसे बने, फिर खाद्य संग्राहक से हमने भोजन कैसे उत्पादन किया, यहाँ तक की पूरी प्रक्रिया हम समझते चले हैं। शुरू से हमने आखेट देखा था, फिर हमने अपने खाने की चीज़ें कैसे संग्रह की, ठीक है, और भोजन अब कैसे उत्पादन किया, वो सब देख रहे हैं, ठीक है। फिर घरेलूकरण कैसे आया, मतलब जैसे जो पहले के जो आदि मानव थे, वो घरेलूकरण की प्रक्रिया में कैसे आना शुरू हुए वो, ठीक है, ये भी देखते हैं हम। चलिए लेट्स स्टार्ट। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है, ठीक है। घरेलूकरण की प्रक्रिया किसको कहा गया है? पौधे उगाते हैं, जो जानवर पालते थे और पौधों को उगाते थे, तो वो घरेलूकरण की प्रक्रिया में आते थे, ठीक है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे, ठीक है। जंगली जानवरों से भिन्न होते थे पौधे, और जानवर और जंगली जानवर दोनों ही जंगली जानवरों और जंगली पौधों से डिफरेंट होते थे, जिसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवर का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिसकी मजबूत डंठल अनाज के पके दानों के बाहर को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है, ताकि फिर से उगाने के लिए उसके गुण सुरक्षित रह सकें, ओके। आगे चलते हैं। उन्हीं जानवरों के को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा जंगली नहीं होते हैं, अहिंसक होते हैं, ज़्यादा मारते नहीं हैं, ठीक है, जो हमें हार्म नहीं करते हैं, ऐसे जानवरों को पालते थे, ठीक है। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवरों तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधों जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए, ठीक है।
एक्सक्यूज मी, हम देखते हैं पाले गए जानवर तक कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से डिफरेंट थे, भी अलग थे। ठीक है, जो हम अगर कोई भी जानवर पालते हैं तो वो पालतू हो जाता है, हमारा जंगली जानवरों से बहुत डिफरेंट हो जाता है। और ऐसे ही वो जो पौधे अपने अनाज के लिए जो उगाते थे वो जंगली पौधों से बहुत अलग थे। ठीक है, यह प्रक्रिया, एक सेकेंड में कलर ले लेती हूँ, चूज़ कर लेती हूँ, जिससे अंडरलाइन करके आपको हाईलाइट होगा ना कि क्या हम पढ़ रहे हैं। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। ठीक है, धीरे धीरे चलती रही, जानवरों को पालना और पौधों को उगाना। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में क्या है, गेहूं तथा जौ आते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में आएगा कि आप सबसे प्राचीन फसलों में कौन सा आता है कृषि में, वो क्या है, गेहूं और जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद क्या आता है, भेड़ बकरी आते हैं। ठीक है, ओके ओके, अब हम आगे चलते हैं, आगे का पैरा पढ़ते हैं। एक नवीन जीवन शैली, फिर एक नई जीवन शैली विकसित हुई। ठीक है, कैसे विकसित हुई वो हम देखते हैं। ये रही आपकी एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधों के बीज को बोकर देखो। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट वाली बात भी बता रहे हैं कि अगर आप किसी पौधे को बीज को बोकर देखें, तुम पाओगे कि उसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह से लंबे समय तक रहना पड़ता था। एक ही जगह पे उन्हें लंबे समय तक रहना पड़ता था। ओके, बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। कटाई करते होते थे ना पौधों की, फिर अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। ओके, आगे देखते हैं। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना आवश्यक था। अनाज को क्या था, भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना आवश्यक था, क्योंकि हमें खाने के लिए भी रखना पड़ता था और अपने जो हमारा अनाज था उसको उगाने के लिए भी रखना पड़ता था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात भी सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए ताकि वो उसमें रख सकें, टोकरियां बुनी, फिर ज़मीन में गड्ढा भी खोदा ताकि वो उसमें भी रख सकें। ओके, जानवर चलते फिरते खाद्य पदार्थ, ये हमें कैसे पता चलेगा कि जानवर हमारे लिए कैसे इतने लाभदायक सिद्ध हुए। ठीक है, क्या थे, उनको चलते फिरते खाद्य पदार्थ कहा गया। क्यों कहा गया, देखिए हमें उन जानवरों से क्या क्या मिलता है। देखिए, जानवर क्या देते हैं, बच्चे देते हैं, जिससे उनकी संख्या बढ़ती जाती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ में उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है, देखो उनके बच्चे बढ़ते हैं तो फिर वो और ज़्यादा उन्हें चीज़ें मिलती हैं, यानी कि उनसे दूध और प्राप्त होता है और भोजन का अच्छा स्रोत है। दूध एक भोजन का अच्छा स्रोत है ना, ये तो पता ही है हमें। यह एक सेकेंड, यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। ठीक है, मांस भी खाद्य पदार्थ है। हमें देखिए क्या है, दूध मिलता था, जानवरों से मांस मिलता था। ठीक है, और हमारी सुरक्षा भी करते थे कुछ जानवर। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। ठीक है, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। शुरू के कृषक और पशुपालकों के बारे में पता करते हैं। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं, पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्व विदों को शुरुआती कृषकों को पशुपालकों के होने से साक्ष्य मिलते हैं। मतलब कुछ जगह दी गई हैं जहाँ पे आपको पता करना है कि यहाँ पे कुछ पुरातत्वविद की शुरुआती जो कृषक थे ना और जो पशुपालक थे उनके बारे में पता चलता है। ये मानचित्र पुष्प नंबर 12 संख्या में दिया है, मानचित्र है इसमें। मैं आपको ये मानचित्र एक क्लास लूँगी, आपको इसमें सारे मानचित्र करा दूँगी
और इसमें आपको जहाँ जो 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 भी कुछ दर्शाया गया है ना, वो आपको दर्शा के बताऊँगी, ठीक है? क्योंकि क्लास बहुत लॉन्ग हो जाता है, ठीक है? लेकिन ऐसी कुछ जगहें दी गई हैं जहाँ पर आपको शुरुआती कृषक के बारे में बताया गया है और पशुपालकों के साक्ष्य भी मिलते हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, पश्चिमोत्तर क्षेत्र देखो कहाँ का होता है पश्चिमोत्तर में, आपको ऐसे ही बताती हूँ अभी, फिर बाद में हम पूरा मानचित्र भी करेंगे, ठीक है? जैसे कि पश्चिमोत्तर, ये हमारा उत्तर हो गया, ये उत्तर और ये दक्षिण, ओके, ये पूरब और ये पश्चिम, ठीक है? ये देखिए हमारा पश्चिम है। फिर इसमें क्या बताया गया है कि सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र आधुनिक कश्मीर तथा पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं, ठीक है? सबसे पहले देखिए पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, यानी कि इस साइड में तो यहाँ पे क्या है, कश्मीर, यहाँ पे कश्मीर ना, ठीक है? यहाँ पर कश्मीर और पूर्वी तथा इधर पूर्वी आपका पूरब इधर होता है ना, पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। दक्षिण भारत, हमारे यहाँ पे दक्षिण भारत, ठीक है? यहाँ पे कुछ साक्ष्य मिलते हैं इधर इधर, ओके? वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए, अब ये भी नहीं श्योर था कि ये उनकी ही बस्तियां थी, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिकों ने खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। वहाँ जो हड्डियाँ मिली हैं उसका अध्ययन करते हैं। इनमें सबसे रोचक जले हुए अनाज के दोनों के अवशेष हैं। सबसे रोचक क्या मिला है, जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए हों। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इससे हमें पता चलता है उस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी, ओके? वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। जो वैज्ञानिक होते हैं ना, वो हड्डियों से भी जानवर की पहचान कर सकते हैं। स्थायी जीवन की ओर, स्थायी मतलब एक स्टेबल जीवन, ठीक है? स्थायी मतलब स्थिर जीवन की तरफ, कैसे हमारा मानव एक स्थिर जीवन की तरफ बढ़ता चला गया, ठीक है? ये पढ़ते हैं हम। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे बुर्ज होम। वर्तमान में कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्दवास कहा जाता था। कश्मीर में बुर्ज होम है एक जगह, जहाँ के लोग क्या करते थे, गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिसे गर्दवास कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिसे गर्दवास कहा जाता था। अभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि बुर्ज होम कहाँ पर है, ठीक है? काफ़ी जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना हमारे, उनमें आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक्सक्यूज़ मी, ओके, आगे चलते हैं, ठीक है? इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों की झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पे आग जलाने की जगह मिली है, ठीक है? उनको आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। मतलब ऐसा लगता है कि कुछ अंदर रहते थे, कुछ बाहर भी साक्ष्य मिले हैं रहने के। तो इससे पता चलता है शायद ऐसा हो कि सर्दियों में पहले का मानव अंदर रहता हो ताकि उसे ठंड से बच सके, और गर्मियों में वो बाहर रहता हो ताकि उसको ठंडी हवा लग सके। ऐसे आइडियाज़ लगाए गए हैं, ठीक है? अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पे आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे, ठीक है? बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं। कुछ ऐसे भी औजार मिले हैं जो पुरापाषाणों से अलग है। पुरापाषाण के जो औजार हुआ करते थे वो बहुत ही ज़्यादा हैवी होते थे, ठीक है? लेकिन अब उससे डिफरेंट मिले हैं, तो इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नवपाषाण युग का माना गया है, ठीक है? इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार की ओर अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी।
इनमें वे औजार भी, वो भी औजार थे जिनकी धार को अधिक पैना करके पॉलिश भी चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग भी, ये ओखली भी आप जानते होंगे ना सब, घरों में ये ओखली मिलती है ना। ओखली और मूसल का उपयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज भी हम करते हैं ना ओखली और मूसलों का उपयोग, ऐसे पहले भी लोगों ने बनाई थी। आज हज़ारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है, किया ही जाता है ना, सबको ही पता है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ जिससे अंडरलाइन करते हुए चलेंगे ना कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। पहले के टाइम पे कुछ औजार हड्डियों के भी बनाए जाते थे। ठीक है, ये देखिए पहले के औजार हैं जो कि पत्थरों से बनाए गए हैं, तभी तो हम इसे पाषाण युग कहा जाता है ना, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण। ठीक है, ये देखो सब ये सारे हथियार हैं। ठीक है, ये हमारे हर चीज़ का काम करते थे, चाकू का काम करते थे और जानवरों को मारने का काम करते थे, चीज़ों को काटने का काम करते थे, बहुत सारे काम पहले के ज़माने के मानव करते थे। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन भी मिले। आप देखिए मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, राइट। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था, सजावट भी की जाती थी। ये देखिए ये रहा, इसमें सजावट करके डेकोरेशन करते थे जैसे आज के टाइम पे लोग करते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे अलग तरीके से करते थे और आज के टाइम पे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से करते हैं। ठीक है, कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ क्या क्या हिस्सा बन गए थे खाने का? चावल, गेहूँ, दलहन, ठीक है, अनाज का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। ठीक है, पहले ओके कपड़े भी बुनने जाते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए थे? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन का संग्रह करने का काम कर रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। ठीक है, बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी जीविकाएं चलाया करते थे। ठीक है, मौसम के अनुसार। ठीक है, सूक्ष्म निरीक्षण, एक सूक्ष्म निरीक्षण और दिया गया है जिसमें क्या दिया गया है, ये देखिए इसमें क्या दिया गया है, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, मतलब मेहरगढ़ एक साइट थी ना, इसमें जीवन मृत्यु कैसे दर्शाया गया है कि इसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है, जो बुक में दिया हुआ है। एक सेकेंड आगे चलते हैं। मेहरगढ़, इसमें मेहरगढ़ ढूंढना है आपको। ठीक है, एक मैं आपको क्लास कराऊंगी ना, इसमें जो आपके मानचित्र है, मानचित्र की जो जगह हैं वो सब कंप्लीट कराएंगे और मेहरगढ़ दिखाएंगे आपको मेहरगढ़ कहाँ है। तो अभी हम मेहरगढ़ के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, मेहरगढ़ ढूंढो। ठीक है, यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते। ठीक है,